हेलो गाइस, बच्चों मैं आज आपको दैनिक जीवन में उपचयन क्रियाओं के प्रभाव के बारे में आपको बताऊंगा। जो उपचयन क्रिया, इसमें रिडक्शन यानी कि उच्च अणुभार वाला अणु जो है जब निम्न अणुभार वाले अणुओं में टूट जाता है तो ये क्रिया एक कैटाबॉलिक क्रिया कहलाती है, यानी कि उपचयन क्रिया कहलाती है। इसमें पहली क्रिया है श्वसन क्रिया, रेस्पायरेशन। ये सजीवों के अंदर पाई जाती है। सजीव क्योंकि जैविक क्रियाएं करते हैं। जैविक क्रियाओं में ये शामिल रहता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन करना या कार्बोनीकरण, विकार्बोनीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण। तो इस प्रकार की क्रियाएं जो हैं ये सब जैविक क्रियाएं होती हैं जो जीव के शरीर में होती हैं, यानी जीवित कोशिकाओं में जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं जैविक क्रियाएं। तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जो जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा मुक्त करती है। ऊर्जा कैसे? कि जैसे ये ग्लूकोज है, ये हमें पौधों से प्राप्त होता है और इसमें ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर तो ये दहन क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? दहन क्रिया, कंबक्शन होता है यहाँ। और इसमें 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 अणु जल के मुक्त होते हैं। साथ में ऊर्जा मुक्त होती है जो 38 ATP के रूप में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पे चली जाती है। तो ये एक कौन सी क्रिया हुई? श्वसन। तो उपचयन का एक महत्व समझा गया, श्वसन। दूसरा होता है दहन क्रिया, कंबक्शन रिएक्शन जो है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जल जाता है। यानी कि आप बता कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है। एक जैसे आप प्रयोग में प्रयोग करते हैं कि आप एक मोमबत्ती लें और उसको गिलास मोमबत्ती को इस प्रकार से जला लें और जलाने के बाद उसे एक गिलास से, कांच के गिलास से ऐसे ढक दें, इस प्रकार से वायुरुद्ध कर दीजिए। तो मोमबत्ती जब तक ही जलेगी जब तक इसमें ऑक्सीजन है, बाद में मोमबत्ती बुझ जाती है। यानी कोई पदार्थ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जल जाता है अथवा ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, तो वो पदार्थ, वो क्रिया कहलाती है दहन अपक्रिया कहलाती है। इसमें उदाहरण दिया LPG का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का एक प्रमुख उदाहरण है। इसका प्रमुख घटक जो है ब्यूटेन है। ब्यूटेन CH4H10, क्योंकि CH4 मीथेन, C2H6 क्या हुआ? एथेन, ब्यूटेन, एथेन के बाद प्रोपेन, C3H8 क्या हो गया? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, अब C4H10 ब्यूटेन। सही है, ये हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो है ब्यूटेन जो है LPG गैस का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का एक प्रमुख घटक है। तो जब ब्यूटेन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड के 4 अणु और जल H2O के 5 अणु प्राप्त होते हैं। तो ये क्रिया क्या हुई? दहन क्रिया हुई। ऐसे CH4 को अगर हम जला दें, मीथेन को, CH4 प्लस O2 बराबर बनेगा CO2 प्लस H2O। बस हो गई। क्योंकि अब ये क्रिया बता दें, क्योंकि कार्बन प्लस का है, हाइड्रोजन प्लस माइनस दोनों का होता है और ऑक्सीजन माइनस का। तो कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन की वैलेंसी 4, यहाँ देख लीजिए, C4 और ऑक्सीजन CO2, ऑक्सीजन की 2 से 2 काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ CO2 प्राप्त हो। सही है। H की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2, तो H2O बनता है। बाकी से हम बैलेंस करते हैं। समझ में बात आ गई? तो ये क्रिया क्या कहलाती है? दहन क्रिया कहलाती है। दहन क्रिया के बाद अगला जो उदाहरण है तो इसमें पदार्थ क्या, उच्च अणुभार वाला जो अणु है वो निम्न अणुभार वाले अणुओं में टूट गया। तो ये क्रिया क्या हुई? अपचयन, उपचयन अपक्रिया हुई, रिडक्शन अपक्रिया हुई। दूसरा शब्द है संक्षारण। संक्षारण का मतलब जब कोई धातु आप जानते हैं जैसे लोहा, अपने आसपास अम्ल समझ गए, जैसे HCl आप घर में इस्तेमाल करते हैं, लैट्रिन में इस्तेमाल करते हैं, तो ये HCl अम्ल हो गया और सारे अम्ल हैं। और आर्द्रता मतलब नमी,
आदि के संपर्क में आती है तब संक्षारित हो जाती है। यानी आप जानते हैं बरसात के दिनों में लोहा बाहर पड़ा रहता है, आपके दरवाजे हैं, उन पर जंग लग जाती है। जंग लगने का मतलब है वो वायुमंडल की नमी से संक्षारित हो गए। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे एफी आयरन का सूत्र है, और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के और नमी के संपर्क में आकर फेरस ऑक्साइड बना लेता है और जल बनाता है। तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। आप देखिए तेजाब को ले और किसी लोहे की रॉड पे डाले तो उसका रंग में कुछ परिवर्तन आ जाता है। सर्राफ में जो एक्वारेजिया होता है, यानी कि अम्लराज होता है, उसमें अंगूठी को डाल देते हैं, सोने की वस्तुओं को डाल देते हैं, तो वो क्या होती है? उसमें घुल जाना प्रारंभ कर देती है, उत्कृष्ट धातुओं को वो घोल लेती है, तो क्या हुई? संक्षारित हो जाती है। अगला है विकृत गंधता। विकृत गंधता का मतलब है जैसे किसी खाद्य पदार्थ में जो उसकी जो मूल गंध है उस गंध को छोड़कर दूसरी गंध प्राप्त कर ले। जैसे उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कोई रखा हुआ कोई खाना है तो उसमें खट्टापन आ गया या उसका स्वाद जो है बदल गया, तो इसी को हम विकृत गंधता। बहुत उदाहरण देंगे, घर में मम्मी खाना बनाती हैं तो सब्जी रखी रहती है, सुबह गर्मियों के दिनों में शाम तक उसमें कुछ विशेष गंध आ जाती है, तो इसी गंध को क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। पर हम कहते हैं हम नहीं खाएंगे, अच्छी नहीं है। विकृत गंधता बसा अथवा तेल युक्त पदार्थ, समझ गए होंगे? बसा यानी कि जो घी, और तेल भी, दोनों ही वसा हैं। वसा दो प्रकार की होती है, जंतु वसा और वनस्पत वसा। वनस्पत से प्राप्त की गई वसा, जैसे सरसों का तेल, आज बहुत सारे तेल समझा गया हो, सरसों का और सोयाबीन का, ये सब कैसे हैं? वनस्पत वसा है। और जंतु वसा जैसे गाय भैंस का घी, तो ये दोनों वसा हैं। तो तेलयुक्त अथवा पदार्थ को जब लंबे समय तक रखा जाता है तब इसकी गंध व स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे विकृत गंधता कहते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण, आप होलियों पे हमारे यहाँ वो पकवान बनते हैं तो गुजिया बनाकर मम्मी रख लेती हैं, और वो कितने दिन तक? लंबे समय तक चलती रहती थी। तो खोए में अलग सी गंध आ जाती है, नमकीन भी रखी रहती है तो उसमें अंदर सी अलग सी गंध आती है। देहाती भाषा में कहते हैं खोखियान आ रही है उसमें। तो इस गंध को क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। अब इसका बचाव क्या? यानी ऐसे कंटेनर पात्र रखे जाने चाहिए जो वायु रोधी हो। बहुत से मार्केट में आते हैं तो जिनमें हवा का संपर्क न रहे, इसलिए विकृत गंधता से बचाया जा सकता है। दूसरा, रेफ्रिजरेटर। खाना बनाया, बच गया, फ्रिज में रख देते हैं, तो कुछ लोग 2-3 दिन तक खाते रख करके, तो उसमें विशेष प्रकार की कोई गंध उत्पन्न नहीं होती। इसी को रेफ्रिजरेटर के द्वारा विकृत गंधता से बचाया जाता है। अगला, चिप्स आदि की थैलियाँ जो आप कुरकुरे चिप्स वाला लाते, तो उसकी स्थान में उसकी वायु को निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे वो पदार्थ जो है लंबे समय तक ऑक्सीकृत नहीं हो पाता। इसी उस पर लिखा होता है कितने दिन, मैन्युफैक्चर डेट से 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना, 2 महीना, उस पर डेट लगी रहती है। तो ये एक, जिससे जो ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कर देती है और जिससे खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकरण से बचाया जा सकता है। ये बात मैंने दैनिक जीवन में अपचयन क्रियाओं के बारे में बताया था। इससे पहले रासायनिक समीकरण बनाने वाली वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद अगले पार्ट के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। ये खासतौर से 10th क्लास वाले बच्चों के।